24। आइए नजर डालते हैं रात 8 बजे तक की खास खबरों पर। टेंडर घोटाला मामले में एसवीयू को मिले कई पुख्ता सबूत। भाजपा कार्यालय में आयोजित सहयोग कार्यक्रम में बोले मिथिलेश तिवारी। भूमि प्रबंधन को और अधिक पारदर्शी बनाना सरकार की प्राथमिकता, बोले मंत्री। मंत्री संजय टागर ने सुनी जनता की समस्या। और बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के नवीनीकृत कार्यालय का हुआ शुभारंभ। बिहार में हुए टेंडर घोटाले की जांच कर रही स्पेशल विजिलेंस यूनिट के एडीजी पंकज दराद ने बताया कि ऋषुश्री, संजीव हंस, संतोष कुमार, पवन कुमार और अन्य अज्ञात के खिलाफ केस में मुमुक्षु चौधरी, तारनीदास और उमेश सिंह के खिलाफ जांच में सबूत मिले हैं। टेंडर में दलाली करना सरकारी अधिकारियों को कमीशन के जरिए मैनेज किया जाता था। हमारी जांच में गवाहों के बयान लिए गए। सहरसा और सीतामढ़ी सहित कई जगहों पर हमारी टीम गई। कुछ 7 लोगों को अभियुक्त मानते हुए आज चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दिया गया है। कोसी बराज का टेंडर ऋषुश्री ने अपने प्रभाव से पहले अहमदाबाद की कंपनी को दिलवाया था। बाद में पवन कुमार के डायरेक्ट शिप वार्ता खुद की कंपनी को काम दिलाया। संजीव हंस ने सुनील कुमार सिन्हा के माध्यम से 90 लाख गायत्री देवी को दिया था। ऋषुश्री का मोडस था कि वो अपने फेवरेट कंपनी को आगे करता था, टेंडर दिलवाने में मदद करता था, फिर उन कंपनियों से 7 से 10% कमीशन लेता था, फिर अधिकारियों को भी देता था। लेन देन के सबूत मोबाइल में और कागजात में मिले हैं। ऋषुश्री 7-8 सालों में ही धनवान बन गया। जब छापेमारी हुई तब ऋषुश्री के घर से 61 प्रॉपर्टी के डीड मिले थे, करोड़ों के जेवर मिले थे। सहरसा में ऋषुश्री ने काफ़ी टेंडर मैनेज किया था, इसके सबूत मिले हैं। एडीजी के अनुसार तारनीदास ने 10 टेंडर दिलवाया था। एडीजी ने स्पष्ट कर दिया कि इन सभी 7 आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत हैं। इसी आधार पर आज चार्जशीट दाखिल किया गया है। आईएएस अधिकारी अभिलाष शर्मा और योगेश कुमार सागर से पूछताछ होगी। 2 बार नोटिस दिया गया है पर किसी कारण से अब तक पूछताछ नहीं हो पाई है। ईडी की जांच में इनके खिलाफ सबूत मिले हैं। आईएएस संजीव हंस और पवन की गिरफ्तारी हो गई, ये दोनों फरार हैं। आईएएस अभिलाष शर्मा और योगेश कुमार सागर के खिलाफ टेंडर में मदद करने का कोई सबूत अभी नहीं मिला है। इन दोनों को ऋषुश्री ने विदेश यात्रा पर भेजा था, यह बात सही है। पूछताछ में ऋषु ने बताया कि अभिलाषा बहुत अच्छा ज्योतिष जानती थी, उनका हाथ देखी थी, कुछ पूजा पाठ बताई थी। इनके बीच रुपए के लेन देन का सबूत है। फिलहाल इन्हें क्लीन चिट नहीं दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। मुख्य रूप से अभियुक्त जो हैं ऋषुश्री, मेसर्स रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इसमें दूसरे नामजद अभियुक्त हैं संजीव हंस, तत्कालीन सचिव जल संसाधन विभाग बिहार सरकार। संतोष कुमार ये निदेशक हैं मातृस्वा कंस्ट्रक्शन कंपनी के। ऋषुश्री के एक अन्य सहयोगी पवन कुमार ये भी निदेशक हैं मेसर्स मातृस्वा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के। और इसमें बिहार सरकार के अन्य अज्ञात सरकारी अधिकारियों पर को भी अभियुक्त बनाया गया है अज्ञात के रूप में। अनुसंधान के दौरान जो इन नामित व्यक्तियों के साथ साथ हम लोगों ने मुमुक्षु कुमार चौधरी जो संयुक्त सचिव वित्त विभाग में थे, उनको, तारनीदास जो मुख्य अभियंता के रूप में रिटायर किए थे भवन निर्माण विभाग से, उनको, उमेश कुमार सिंह जो कार्यपालक अभियंता हैं नगर विकास और आवास विभाग में, उनकी भी संलिप्तता के समुचित हम लोगों ने साक्ष्य पाए और इनको भी अभियुक्त बनाया है। यह कांड जो है ऋषुश्री और उनके सहयोगी कंपनी के जो निदेशक आदि गण हैं, उनके माध्यम से और उन लोगों के द्वारा टेंडर में दलाली करना, टेंडर में स्पेसिफिकेशंस में छेड़छाड़, टेंडर में सरकारी अधिकारियों का पद का दुरुपयोग करना, उनका सहयोग लेना और टेंडर को मैनेज करना, मुख्य रूप से ये आरोप है। और इस प्रक्रिया में इनके द्वारा जो कमीशन प्राप्त की जाती थी वो कमीशन सरकारी अधिकारियों को भी दी जाती थी।
तो ये पीसी एक्ट के धारा 7, 8, 9, 10 और 12 पीसी एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। इसमें जो जांच पड़ताल हम लोगों ने एसबीयू में किया और उन सब गवाहों के भी बयान लिए गए। एक दो लोगों के 164 के तहत भी बयान भी दर्ज किया गया। कुछ जगह सहरसा और कुछ जगह हमारी टीम एसबीयू की गई, जांच पड़ताल गहनतापूर्वक की, सीतामढ़ी में भी। तो इन सभी जो अनुसंधान में आए उसके आधार पर ऋषुश्री, संजीव हंस, संतोष कुमार, पवन कुमार, मुमुक्षु चौधरी, तारनीदास, उमेश कुमार सिंह, 7 लोगों को अभियुक्त माना गया, जिनके विरुद्ध समुचित साक्ष्य पाए गए और आज विशेष न्यायालय जो है, स्पेशल कोर्ट है विजिलेंस का, उसमें आरोप पत्र समर्पित कर दिया गया। जो मुख्य अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध जो साक्ष्य आए हैं संक्षेप में वो इस प्रकार हैं कि संजीव हंस के विरुद्ध जो साक्ष्य हैं वो हैं कि कोसी बराज सुपौल में वो फिजिकल मॉडलिंग सेंटर 2019 में करीब 69 करोड़ का वो उसका प्राकलित राशि था, जो इनके समय में 2021 में उसका प्राकलन 94 करोड़ का हो गया। और उनके समय में ये टेंडर जो है शेवरॉक्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड जो अहमदाबाद की कंपनी है, उसको ऋषुश्री ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए इस कंपनी अहमदाबाद की कंपनी को दिलाया और बाद में ये इस कंपनी में ऋषुश्री ने अपने सहयोगी साथी हैं उनके साथ काम करते हैं, संतोष कुमार जो मेसर्स मातृस्वा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं, उनको ये सबलेटिंग किया। पवन कुमार और संतोष कुमार जो ईडी के समक्ष जो बयान दिए हैं उसमें इन बातों की पुष्टि हुई है। मातृस्वा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड जिसके निदेशक हैं पवन कुमार, इनके यहाँ ईडी ने जब रेड किया था तो उनके एक कागजात बरामद हुए थे, जो नोटबुक में एक नोट में एस सर करके लिखा हुआ था, जिसके अलॉन्ग 67 लाख राशि दिए जाने का उल्लेख था। ईडी के समक्ष बयान में पवन कुमार ने बताया कि ये जो एस सर है वो संजीव हंस के लिए ये 67 लाख की राशि उनको दिलाया गया था। एक अन्य मामला है जिसमें मातृस्वा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का, जिसका HDFC में बैंक अकाउंट था, उसने कमलकांत गुप्ता के अकाउंट में 50 लाख रुपया ट्रांसफ़र किया था और बाद में ये राशि संजीव हंस को रिश्वत के रूप में उनको पहुंचाया गया था। 50 PMLA के तहत संतोष कुमार ने ये बयान ओथ पे ईडी को दर्ज कराया है। संजीव हंस के खिलाफ अन्य और आरोपों में यह भी है कि एक गायत्री देवी महिला जिन्होंने इनके ऊपर अवैध संबंध का आरोप लगाया था, तो वहाँ भी उन्होंने उनके एक साथी हैं सुनील कुमार सिन्हा, जिनके माध्यम से 90 लाख रुपया जो है वो वहाँ तक पहुँचवाया था गायत्री देवी को और करीब 2.44 करोड़ की राशि भी वहाँ गायत्री देवी को पहुँचाई गई थी। 90 लाख रुपया तो अकाउंट के माध्यम से पहुँचाया गया था और ये सारा पैसा संजीव हंस के थे, जैसे सुनील कुमार सिन्हा के माध्यम से वहाँ भिजवाया गया और सुनील कुमार सिन्हा के अकाउंट से 90 लाख की राशि गायत्री देवी के अकाउंट में ट्रांसफ़र भी हुआ। बिहार के एनडीए सरकार जनता की समस्याओं के त्वरित निवारण और राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह एक्शन मोड में है।
इसी कड़ी में बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने जनता दरबार के बाद विभाग की कार्यशैली और राज्य के ताजा घटनाक्रमों पर बड़ा बयान दिया है। मंत्री मिथिलेश तिवारी ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार की पहली प्राथमिकता न्याय के साथ विकास है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारी कोशिश है कि आम जनता की समस्याओं का समाधान जिला और स्थानीय स्तर पर ही हो जाए, ताकि उन्हें राजधानी के चक्कर ना काटने पड़े। इसके लिए सरकार बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। वहीं राज्य में गरमाए भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने इस मामले में बिना वक्त गवाए त्वरित कार्रवाई की है। संबंधित डीएसपी समेत दोषी अधिकारियों को हटाकर निलंबित कर दिया गया है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पूरे मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने आम जनता और विपक्ष से अपील की है कि वे न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा रखें। इसके साथ ही आरजेडी नेता आलोक मेहता के बयान पर कड़ा पलटवार करते हुए शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों की जिम्मेदारी को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों को गंभीर होना होगा। सरकार स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं दे रही है, इसलिए शिक्षकों को भी समय पर स्कूल पहुंचकर अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। आइए आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने और क्या कुछ कहा। देखिए, एनडीए सरकार का सबसे परम कर्तव्य है न्याय के साथ विकास, और जनता हमारे लिए जनार्दन है। इसीलिए जब हम जिलों में जाते हैं तो वहां भी लोगों से मिलते हैं, क्षेत्र में रहते हैं तो वहां भी हमारे सभी मंत्री अपने आवास पे भी मिलते हैं, ऑफिस में भी मिलते हैं। लेकिन पॉलिटिकल कार्यालय, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय ही से ही हम लोगों का निर्माण हुआ है, तो यहाँ पे सहयोग कार्यक्रम लगातार चलते हैं और प्रतिदिन हमारे कोई ना कोई मंत्री बैठते हैं। आज चूंकि शिक्षा विभाग का दिन था, उच्च शिक्षा मंत्री जी ने भी लोगों को सुना और हमने भी अपने विभाग की समस्याओं को सुना। लेकिन एक चीज हमने महसूस किया, हमने इतना त्वरित गति से चीजों को निवारण करने का हमने जो शुरुआत किया, अब हमारे एप्लीकेशन घटते जा रहे हैं और हम चाहेंगे कुछ दिनों में ऐसी स्थिति आए कि यहाँ फरियादियों की संख्या में बिल्कुल कमी हो जाए, क्योंकि चीजों को हम व्यवस्थित कर रहे हैं। प्रखंड की समस्या का प्रखंड में निवारण हो, जिले की समस्या का जिले में निवारण हो, और एकदम जो क्रोनिक डिजीज है वही यहाँ आए। और इसको लेकर के हम अपने विभाग में नवाचार लागू करके, टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के और संवाद से समाधान करके इन सब चीजों को कर रहे हैं। सर, ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला अब तक स्कूल में मामले में कैसे सरकार ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि डीएसपी से नीचे के सभी अधिकारियों को उन्होंने तत्काल प्रभाव से हटाया है, सस्पेंड भी किया है, कुछ लोगों पे एफआईआर भी हुए हैं। और अब चूंकि न्यायिक जांच की घोषणा हो चुकी है, तो जब हाई कोर्ट के एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को जांच करनी है तो सबों को उसका इंतजार करना चाहिए और जांच प्रभावित न हो, इसके लिए कोई माहौल नहीं बनाना चाहिए। और मैं मानता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हर स्थिति में न्याय करने के पक्षधर हैं, तो न्यायिक जांच की रिपोर्ट आने तक सबको धैर्य रखना चाहिए। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि जिनके भी मन में ये विषय है कि अन्याय हुआ है, उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। सर, शिक्षक का मामला कब तक सॉर्ट आउट हो जाएगा? बिहार के मुख्यमंत्री टपोरी वाले भाषा बोलते हैं। किसने कहा? आलोक मेहता। अब आलोक मेहता जी कहाँ से पढ़े हैं और उनके नेता किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं, ये तो आलोक मेहता जी को बढ़िया से मालूम होगा। सर, शिक्षकों को ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला कब तक सॉर्ट आउट हो जाएगा? बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। आपने जून तक का समय दिया था, तो जून अभी बीता कहाँ है? काम हो रहे हैं, उसमें बहुत तेजी से काम हो रहा है। कई स्कूलों में हम देखते हैं, हम जाते रिपोर्टिंग में ऐसे देखते हैं कि स्कूल के टीचर जो है अटेंडेंस लगा के उसके बाद से वो लोग स्कूल में रहते नहीं है, उन पर क्या कहना चाहेंगे? सभी को अपने जो उनकी अपनी जिम्मेवारी है उसको लेके उन्हें गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि बिहार के शिक्षा मंत्री के प्रयास से थोड़े कुछ हो जाएगा जब तक सभी शिक्षक प्रयास नहीं करेंगे। इसीलिए हमने सभी शिक्षकों से आग्रह किया है कि आपके लिए हम सब कर रहे हैं, अब आप हमारे छात्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनको कैसे मिले उसकी चिंता आप करिए। और विद्यालय 10 बजे या जो भी समय हो, अगर मॉर्निंग है तो 6:30 बजे से, या और डे है तो 10 बजे से, विद्यालय के समय से आना है
और समय के बाद ही जाना है। और विद्यालय में सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सरकार कर रही है। इसीलिए हमने एक दिन कहा कि कई जगह से मुझे रिपोर्ट आई कि कोई जांच करने जाता है, थोड़ी देर के बाद शिक्षक को पता चलता है उसका घर अगल बगल में है, तो शिक्षक स्कूल में आते हैं, कहते हैं कि मैं क्या करूं, मैं शौच के लिए बाहर गया था। इसीलिए हमने कहा शौचालय की भी व्यवस्था विद्यालय में है, इसलिए अब ये बहाना नहीं चलेगा। विद्यालयों में एकदम समय से शुरू से लेकर अंत तक रह करके और विद्यार्थियों को पढ़ाना पड़ेगा। छात्र एलईडी का आंदोलन, सर एलईडी के नोटिफिकेशन को लेकर छात्र आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि अधिकांश शिक्षक अपनी जिम्मेवारी का पालन कर रहे हैं। कुछ जो हैं उनको ये लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है, तो उनको हम ये बताएंगे कि हमारी थर्ड आई उनके ऊपर भी लगी हुई है। और दूसरी बात कि हम सभी शिक्षकों से अपील करेंगे कि आप पर कभी कोई क्वेश्चन उठेगा तो हमें बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि आप गुरु हैं और बिहार के ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी आपकी है और गुरु का दर्जा गोविंद से ऊपर है। इसलिए सभी शिक्षकों को अपने जिम्मेवारी का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से बिहार आगे बढ़ेगा। वैश्विक मंच पे हमारे बिहार के छात्र जा करके वैश्विक मंच पे साझेदारी करें, उसके लिए जो करना है वो बिहार में हम कर रहे हैं। 29 तारीख को आंदोलन करने जा रहे हैं सर एलईडी का भी। आंदोलन का विषय है ही नहीं, मैंने कहा संवाद से समाधान। हमने तो एकदम खोल के रखा है अपना ओपन। अब जिन्हें राजनीति करनी होगी उन्हें मैं नहीं रोक सकता, लेकिन जिनकी भी कुछ समस्याएं हैं वो आके मुझे अगर 5 लोग आके बताएंगे उसका समाधान समयबद्ध तरीके से हम करेंगे। लेकिन अब राजनीति किसी को करना है तो मैं नहीं रोक सकता। बिहार में विकास की रफ्तार को तेज करने और प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए सम्राट सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है। इसी कड़ी में आज बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने राज्य के भूमि प्रबंधन और आने वाली नई नौकरियों को लेकर कई बड़े ऐलान किए। मंत्री दिलीप जायसवाल ने साफ तौर पर कहा कि राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता भूमि प्रबंधन को पूरी तरह से पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। राज्य के विकास कार्यों में जमीन की कमी आए ना आए, इसके लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। मंत्री जी ने जानकारी दी कि चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 1380 एकड़ सरकारी भूमि अलग अलग विकास परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराई गई है। इसमें CNLU को 7 एकड़ और निफ्ट को 9 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। साथ ही पीर 35 पावर प्लांट के लिए भी सरकार ने भूमि की व्यवस्था कर दी है। इसके अलावा सरकार ने 45,748 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इस दौरान भू माफियाओं और अवैध कब्जाधारियों को कड़ा संदेश देते हुए मंत्री ने कहा है कि राज्य में कहीं भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसी जमीनों को तुरंत मुक्त कराया जाएगा। वहीं बिहार के युवाओं के लिए इस प्रेस वार्ता से एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर निकलकर सामने आ रही है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने घोषणा की है कि विभाग में कामकाज को और तेज करने के लिए जल्द ही 8,554 पदों पर राजस्व कर्मचारियों की बम्पर बहाली होने जा रही है। इस फैसले से युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। आइए आपको सीधे सुनाते हैं कि जमीन प्रबंधन, अतिक्रमण और नई बहालियों को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने मीडिया से बात करते हुए और क्या कुछ कहा। मैं विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि जो राजस्व विभाग में सबसे बड़ा मामला होता है वो है भूमि अभिलेख का। भूमि अभिलेख के अद्यतनीकरण के लिए विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्यक्रम के लिए सभी जिले में विशेष भू सर्वेक्षण का कार्यक्रम एवं बंदोबस्त कार्य वित्तीय वर्ष 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक योजना अवधि का विस्तार करते हुए राज्य योजना मद से 8,63,31,75,000 रुपये की स्वीकृति देते हुए विशेष सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया गया है। विशेष सर्वेक्षण कार्य के प्रगति के उद्देश्य से राज्य के 5 जिले अरवल, जहानाबाद, लखीसराय, शिवहर, शेखपुरा में प्रयास है कि 15 अगस्त 2026 तक सर्वे का कार्य पूरा कर लिया जाए। यानी हमने प्राथमिकता में 15 अगस्त तक इस 5 जिला को लिया है।
निदेशालय के द्वारा भू अभिलेख का कंप्यूटरीकरण, राजस्व मानचित्र का डिजिटाइजेशन, आधुनिक अभिलेखाकार की स्थापना से महत्वपूर्ण कार्य निष्पादन भी किया जा रहा है। विशेष करके जो राजस्व मानचित्र का डिजिटाइजेशन हुआ है, 38 जिले के कैडस्ट्रल मानचित्रों एवं 24 जिले के रिविजनल मानचित्रों का तथा 18 जिला का चकबंदी मानचित्र का अतिरिक्त कैडस्ट्रल म्युनिसिपल, रिविजनल म्युनिसिपल, अंचल मानचित्र, सिंचाई मानचित्र एवं जिला मानचित्र के कुल 1,52,008 राजस्व मानचित्रों का डिजिटाइजेशन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। राजस्व अभिलेख में ऑफलाइन राजस्व से संबंधित अभिलेख कागजात की सत्यापित प्रति निर्गत करने की व्यवस्था को समाप्त कर दी गई है, क्योंकि ऑफलाइन कागज देने पर बहुत सारा हेराफेरी और गलत भी हो रहे थे, नकली दस्तावेज भी काफी मिल रहे थे। इसलिए हम लोगों ने कंप्लीट पूरी तरह से ऑफलाइन राजस्व संबंधित अभिलेख कागजात के सत्यापित प्रति निर्गत करने पर रोक लगा दी है और उसको समाप्त कर दी है। अब केवल ऑनलाइन ही सत्यापित प्रति निर्गत की जाएगी। अब तक 32 करोड़ से अधिक अभिलेखों का स्कैनिंग कार्य पूर्ण करते हुए लगभग 27.89 करोड़ से अधिक अभिलेखों को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित किया जा चुका है। इसके साथ साथ 11,86,294 आवेदकों को डिजिटल हस्ताक्षर युक्त अभिलेख उपलब्ध कराया गया है, जिससे विभाग को 6,30,69,000 रुपये राजस्व की प्राप्ति हुई है। दाखिल खारिज और परिमार्जन प्लस राजस्व विभाग द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं का सकारात्मक प्रभाव ऑनलाइन सेवाओं पर भी दिखाई दिया है। वित्तीय वर्ष 25-26 में जमीन के नामांतरण हेतु 15,24,274 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 13,92,094 आवेदन का निष्पादन किया गया है, जो करीब 91.33% है। दाखिल खारिज आवेदनों की अस्वीकृति दर, जो एक वर्ष पहले 17.95% था, अब यह घटकर मात्र 9.72% रह गया है। परिमार्जन प्लस का निष्पादन दर एक वर्ष पहले 27% था, अब यह बढ़कर 87% से अधिक हो गया है। विभाग द्वारा डिजिटाइज्ड जमाबंदी, लेफ्ट आउट जमाबंदी मामले में विभागीय स्तर पर सतत पर्यवेक्षण किया जा रहा है। राजस्व महाअभियान 16 अगस्त से संचालित राजस्व महाअभियान तहत अब तक लगभग 3.16 करोड़ प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। पंचायत स्तरीय शिविरों में 45 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसकी स्कैनिंग एवं ऑनलाइन अपलोड की प्रक्रिया तेजी से जारी है। राजस्व महाअभियान में आवेदन स्कैनिंग 19.11% से बढ़कर 98% हो गई है, जबकि ऑनलाइन दर्ज आवेदन की संख्या 3,662 से बढ़कर 14,83,592 तक पहुंच गई है, जो 68% है। सभी अप्लाई किए गए आवेदन का निष्पादन हेतु विभाग स्तर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सहयोग शिविर, जो मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का बहुत ही महत्वपूर्ण, जनता को जल्द से जल्द उनके काम का निष्पादन हो, इसके लिए सहयोग शिविर लगाया जा रहा है। इसके माध्यम से 15 जून 2024 तक 81,371 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 68,242 आवेदन का निपटारा किया जा चुका है। अभियान बसेरा 2, गरीबों को, भूमिहीन को जमीन उपलब्ध कराना, और ये कार्यक्रम संचालित है। अब तक 1,39,581 सर्वेक्षित परिवार में से 71,569 सुयोग्य श्रेणी के परिवार को बास भूमि उपलब्ध कराई गई है। आगामी 15 अगस्त 2026 को, जो अभी ये 15 अगस्त आने वाला है, 15 अगस्त 2026 को विशेष अभियान चलाकर 30,000 परिवार को हम पर्चा देने का लक्ष्य निर्धारित किए हैं।
समस्याओं के सीधे और त्वरित समाधान के लिए सरकार की कोशिशें लगातार रंग ला रही है। इसी कड़ी में पटना स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित सहयोग कार्यक्रम में आज लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। आज के इस विशेष सहयोग कार्यक्रम में बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सिंह टाइगर मौजूद रहे। उन्होंने प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए आम लोगों से मुलाकात की, बेहद संजीदगी से उनकी शिकायतें सुनी और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को फोन कर उनके त्वरित समाधान के कड़े निर्देश दिए। आपको बता दें कि यह सहयोग कार्यक्रम हर हफ्ते सोमवार से शुक्रवार तक आयोजित किया जाता है। इसमें हर दिन अलग अलग विभागों के माननीय मंत्री खुद मौजूद रहकर सीधे आम जनता से संवाद करते हैं। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मंत्री संजय सिंह टाइगर ने कहा कि इस मंच के माध्यम से जनता की समस्याओं का ऑन स्पॉट निपटारा हो रहा है। यही वजह है कि सरकार और इस कार्यक्रम के प्रति लोगों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में लोग अपनी उम्मीदें लेकर यहां पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सियासी मोर्चे पर विपक्ष को घेरते हुए मंत्री जी ने तीखा रुख अख्तियार किया। उन्होंने विपक्ष के नेताओं द्वारा की जा रही बयानबाजी पर कड़ा ऐतराज जताया। मंत्री संजय सिंह टाइगर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के नेता खुद अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने विपक्ष को नसीहत दी कि दूसरे पर उंगली उठाने या टिप्पणी करने से पहले वे अपनी तहजीब और भाषा पर ध्यान दें। चलिए आपको सीधे सुनाते हैं कि इस पूरे मामले पर संजय सिंह टाइगर का क्या कहना है। अब आप जा करके इसका ले लीजिए, 3 लाख से अधिक समस्याएं पहुंची, शिकायतें आई और 2,80,000 से अब अद्यतन जानकारी नहीं है, 1 सप्ताह पहले की बात कर रहे हैं, उतनी समस्याओं का समाधान भी हुआ है। और सरकार ने तो तय कर दिया है कि सहयोग शिविर में जो शिकायतें आती हैं, जो समस्या आता है, अगर उसका 30 दिन के अंदर समाधान नहीं किया गया, निराकरण नहीं किया गया, तो जो संबंधित अधिकारी होंगे स्वतः निलंबित माने जाएंगे। बच्चों का बचपन, उनकी शिक्षा और उनका सम्मानजनक भविष्य किसी भी समाज के लिए सबसे बड़ी पूंजी होती है। इसी सोच के साथ बिहार सरकार ने बाल श्रम के समूल खात्मे के लिए कमर कस ली है। आज राजधानी पटना के नियोजन भवन में एक बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण मंत्री श्री अरुण शंकर प्रसाद ने बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के नवकृत कार्यालय का भव्य उद्घाटन किया। इस मौके पर आयोग के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार, उपाध्यक्ष श्री अरविंद कुमार सिंह और विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री के सेंथिल कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कार्यालय के उद्घाटन के बाद मीडिया से बात करते हुए मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने साफ शब्दों में कहा कि बाल श्रम केवल कानून का उल्लंघन नहीं है, बल्कि यह हमारे बच्चों के अधिकारों पर सीधा आघात है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने का जिक्र करते हुए कहा कि देश के नौनिहालों के हाथों में औजार नहीं, बल्कि तकनीक, शिक्षा और खेल की ताकत होनी चाहिए। सरकार ने अब इस लड़ाई को जमीनी स्तर पर ले जाने का फैसला किया है। मंत्री महोदय ने ऐलान किया है कि अब हर महीने राज्य की 3 पंचायतों को पूरी तरह से बाल श्रम मुक्त घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए राज्य के सभी जिलों में विशेष धावा दल यानी टास्क फोर्स का गठन किया गया है। यह दल होटल, ढाबों, गैराज, ईंट भट्टों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लगातार छापेमारी कर रहा है और बाल श्रमिकों को रेस्क्यू कर रहा है। दर्शकों, इस पूरे अभियान की सबसे खूबसूरत बात यह है कि बिहार सरकार सिर्फ बच्चों को मुक्त कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके पूरे पुनर्वास की जिम्मेदारी उठा रही है। आपको जानकर गर्व होगा कि बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों को मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से 25,000 रुपए की सीधी आर्थिक सहायता दे रहा है, ताकि ये बच्चे दोबारा उस दलदल में न जाएं और अपनी पढ़ाई व कौशल विकास पर ध्यान दे सके। इसके साथ ही सरकार ने एक बेहद संवेदनशील कदम उठाया है। विभाग अब उन अभिभावकों की पहचान करेगी जो गरीबी के कारण अपने बच्चे से काम कराते हैं। सरकार इन परिवारों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ेगी ताकि उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो सके और बाल श्रम की समस्या का जड़ से खात्मा हो।
इसके अलावा मंत्री जी ने निर्माण श्रमिकों से भी अपील की है कि वे बिहार भवन एवं अन्य स्वनिर्माण कार्यक्रम कर्मकार कल्याण बोर्ड के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। अंत में मंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि बाल श्रम का खात्मा सिर्फ प्रशासनिक डंडे से नहीं हो सकता। इसके लिए सामाजिक जागरूकता और हम सभी की सक्रिय भागीदारी बेहद जरूरी है। उम्मीद है कि सरकार की इस मुहिम से बिहार का कोई भी बचपन अब मजबूर नहीं बल्कि मजबूत बनेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ आंखें न्यूज़ 24 पर, नजर हर खबर पर। ये जो हमारा श्रम संसाधन विभाग और प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, उसके अपर मुख्य सचिव के सेंथिल साहब, सुनील जी, श्रम आयुक्त हमारे राजेश भारती जी, भूपेंद्र जी और सभी अधिकारी उपस्थित हैं इस अवसर पर। इस अवसर पर विशेष रूप से पिछले दिनों इसी जून महीने में 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में हम लोगों ने मनाया था और उस अवसर पर व्यापक जागरूकता अभियान चलाकर आयोग के द्वारा पूरे राज्य में हमने ये संदेश देने का काम किया कि आज के इस सभ्य समाज में बाल श्रम बहुत ही एक दर्दनाक विषय है और शर्मनाक भी है किसी सभ्य समाज के। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ आंखें न्यूज़ 24 पर, नजर हर खबर पर।